नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत, जो जीएस के प्रश्न पत्र 3 से होगा। और प्रश्न हमारा है कि डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और डीप फेक जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां। मतलब इसमें क्या आप देख रहे हैं कि डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और डीप फेक जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां भारत की आंतरिक सुरक्षा को कैसे बाधित कर रही हैं, इसके रोकथाम। और तो ये बताना है कि जो डिजिटल धोखाधड़ी हुआ, साइबर अपराध हुआ, डीप फेक हुआ, ये जो उभरती हुई तकनीकी है, ये कैसे जो है भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। और इसके रोकथाम के लिए सरकार के स्तर पर क्या कदम उठाए गए, उनकी भी चर्चा करनी है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न अ, वर्तमान में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरीके से चीज़ें डीप फेक तकनीक का प्रयोग करके एआई जनरेटेड टूल्स बना करके किस लेवल पे फ्रॉड हो रहा है। तो उसी पे हम देखेंगे, प्रश्न हमारा उसी पे है। आगे बढ़ने से ये टाइम टेबल तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि मंडे को हमारा मंडे और वेडनेसडे, ये 2 दिन मतलब सोमवार बुधवार मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो रहा है। और फ्राइडे को जो है वो वीकली करंट अफेयर्स हम कराएंगे। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कितने बजे? शाम को 5 बजे। तो इस समय आपको चैनल पे बने रहना अनिवार्य है। अगर आप चैनल पे रहते हैं तो इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब 2 क्वेश्चन कराएंगे। और ये क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपके अंदर जो मुख्य परीक्षा को लेकर के जो डर है वो खत्म हो जाए। क्योंकि जनरली बच्चों के साथ होता क्या है कि वो पीटी में खूब पढ़ते हैं, फैक्ट याद भी रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा पे वो काम नहीं करते हैं। ऐसे में आंसर राइटिंग एक बड़ी समस्या निकल के आ रही है। और आप लोग जिस तैयारी में हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों या स्टेट पीसीएस के बच्चे हों, मुख्य परीक्षा में तो पूरा लिखना होता है। यदि लिखेंगे नहीं तो फिर पास होनी समस्या है। पास होने के लिए आपको आंसर राइटिंग मस्ट है। और इसी को लेकर के हमारा जो संस्थान है मेंस आंसर राइटिंग बैच भी चला रहा है। 2 बैच चला रहा है यूपी पीसीएस मेंस को लेकर के। एक हमारा शून्य से शिखर बैच है, ये उन बच्चों के लिए है जो 2026-27 पीसीएस को देना चाहते हैं, तो वो हमारे संस्थान से जुड़े और अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी यहाँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से करें। ये बैच है शून्य से शिखर। और दूसरा हमारा बैच है जो अब की बार मेंस पर, ये वाला, ये उन बच्चों के लिए है जो 2025 का पीटी क्लियर कर चुके हैं और उन्हें इस बार मुख्य परीक्षा देनी है। तो देखिए, प्रक्रिया दोनों की सेम होती है, प्रश्न दोनों में दिए जाते हैं, आपके उत्तर का मूल्यांकन होता है इस तरीके से। जैसे जो हम प्रश्न देंगे आप लिख करके दिखाएंगे पीडीएफ में, ऐसे इसका मूल्यांकन होगा। जो भी कमी रहेगी तो देखिए 1 नंबर, आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा है। और फिर जब आप लोग की कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा, संस्थान मॉडल आंसर भी देता है। और संस्थान का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक टॉपिक से जो भी प्रत्येक प्रश्न पत्र है और प्रत्येक टॉपिक से करीब करीब 750 प्लस प्रश्न जो है वो कराए। और अगर आप इतना प्रश्न करके जाते हैं मुख्य परीक्षा में, तो आप सोचिए कि कितनी बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं। तो आप लोग जरूर जुड़े, जो जिस योग्य हो। 2026-27 के बच्चे शून्य से शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 जो बच्चे जिन्हें मुख्य परीक्षा देनी है वो हमारे अब की बार मेंस पार बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ दे रहे हैं कि डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और डीप फेक जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां भारत की आंतरिक सुरक्षा को कैसे बाधित कर रही हैं, इनके रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो प्रश्न आपका 2 पार्ट में है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बताइए भूमिका में। तो भूमिका में आप दीजिए कि वर्तमान में ई तकनीक ने जहां मानव सभ्यता को कई सहूलियतें प्रदान की हैं, जैसे ऑडियो वीडियो कनेक्टिविटी, बैंकिंग सुविधाएं, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई गवर्नेंस आदि, तो दूसरी ओर इसने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती भी प्रस्तुत की है। तो आप भूमिका में बता रहे हैं कि भाई ये प्रौद्योगिकियां जो है किस तरीके से हमारे लिए बहुत बड़े वरदान के रूप में आई हैं। भाई अगर देखा जाए तो आप बैंकिंग का ही उदाहरण लें कि अगर आप, जब तक ई बैंकिंग की चीज़ें नहीं होती, आप बैंक जाते थे और
बैंक के कर्मचारियों का जो मनमाना पूर्ण रवैया होता था, उससे आपका कितना टाइम वेस्ट होता था। अब तो आपके मोबाइल में ही बैंक है। इसी तरीके से ई एजुकेशन की बात है, आप ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, अभी आप हमारे से जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो ये ई एजुकेशन का ही एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरीके से ई हेल्थ के प्रोग्राम हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं परियोजनाएं हैं वो सब ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन टेंडर निकल रहे हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया से सब हो रहा है, तो ये बहुत पारदर्शी भी हुई हैं। फिर आज ये स्थिति है कि हम ऑडियो वीडियो चैट कर सकते हैं, अपने परिजनों से जुड़ सकते हैं, तो ये सारी सहूलियतें जो है इन तकनीकों के माध्यम से मिला है। लेकिन ये अगर वरदान कुछ मिले हैं तो कोई भी अगर प्रक्रिया आती है तो उसमें कुछ फायदे होते हैं तो कुछ हद तक नुकसान होते हैं, और हमें आपको उससे सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आप बताइए कि जहाँ एक और इसने ये सब लाभ पहुँचाया, तो दूसरे स्तर पे इसकी कुछ हानियाँ भी हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के उत्पन्न हो रही हैं। तो आपकी भूमिका की चीज़ें हो गई। अब आइए आप पहले पार्ट को, कि भाई अगर चुनौतियाँ क्या हैं। तो ये तकनीक है, डीप फेक तकनीक है, तो इसको लेकर के क्या चुनौतियाँ हैं। तो सबसे पहली चुनौती आप देख रहे होंगे किसकी है, तो वित्तीय धोखाधड़ी की है। भारत में साइबर धोखाधड़ी के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। और देखिए, आपको भी ऐसे अपने उत्तर में उदाहरण दे के चीज़ों को स्पष्ट करना है। ये नहीं है कि बस वित्तीय धोखाधड़ी है, साइबर अटैक हो रहे हैं, बस इतने पे इस काम चले। कुछ अगर आप उसके पीछे प्रमाण नहीं देंगे, तब आपका उत्तर जो है वो आधा अधूरा सा लगेगा। कारण ये है ना कि जो मुख्य परीक्षा है वो कैसा संघर्ष है, अच्छों में अच्छे का। वहाँ जब तक आपकी कॉपी बहुत अच्छा नहीं दिखेगी, तब तक आप औरों से बेहतर अंक नहीं पाएंगे, और अगर औरों से बेहतर अंक नहीं पाएंगे तो आप जो है मेंस पास नहीं। तो उसके पास होने का एकमात्र तरीका यही है कि आप जो है अपने उत्तर लेखन में बहुत सारे फैक्ट्स का, और वहाँ तो ज़रूर प्रयोग करें जहाँ आप कोई दावा कर रहे हैं। अगर वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में आप लिख रहे हैं तो आप एनसीआरबी की रिपोर्ट ज़रूर बताएं कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2020, 21 और 22 के दौरान अपराध के तहत धोखाधड़ी क्रम से, अगर 20 में आप देखेंगे 10,935, तो 21 में ये बढ़ करके 14,007 हो गया, और 22 में और बढ़ रहा 17,470, और 22 के बाद के भी आंकड़े नहीं मिले हैं। तो स्थिति कैसा, ये आपको बढ़ते हुए ही चीज़ें दिख रही हैं। तो वित्तीय धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, जो सबसे पहली चुनौती इन तकनीकों की है। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण तकनीकी है वो डीप फेक और भ्रामक सूचना को लेकर के जो चुनौती है। तो वर्तमान में भ्रामक सूचना अभियानों के लिए एआई जनरेटेड डीप फेक का उपयोग किया जा रहा है। मतलब एआई से डीप फेक ऑडियो क्लिप काट के और उसको वीडियो फॉर्म में तब्दील कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में झूठी खबरें, मतलब जो झूठी खबरें भी हैं, तो देखिए जो बहुत एक्सपर्ट है एआई का, तो वो तो जान जाएगा कि ये डीप फेक तरीके से बनाया गया है। लेकिन भारत की जनसंख्या जब उस लेवल पे अभी साक्षर नहीं है, तो उन्हें जो है, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, तो और ज़्यादा इसके जाल में फंसाया जाता है। और इसका आप अगर उदाहरण देखेंगे तो अभी पीछे के वर्षों में जो मणिपुर बहुत ज़्यादा हिंसाग्रस्त रहा, और मणिपुर पे मैंने एक अपना वीडियो भी डाला है। पहला ही वीडियो मेरा मणिपुर पे था, मतलब यूट्यूब जब मैं शुरू किया था तो पहला ही, उस समय मणिपुर की चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चित रही। तो वहाँ एआई से निर्मित जो डीप फेक तकनीक द्वारा जो वीडियो क्लिप बनाया गया और उसे सर्कुलेट किया गया, तो जो दंगा फैला, तो बड़ी भूमिका इसकी थी। और बाद में जब जांच में निकल के आया, तो वो काफ़ी हद तक उसमें फेक चीज़ें फैलाई गई थी कि आज इतने लोगों की इस तरीके से डेथ हुई, तो ये रेप हुआ, ऐसा वैसा, मतलब दुनिया भर का प्रोपोगंडा फैलाया गया। देखिए कुछ सच्चाई तो थी, लेकिन पूरी तरीके से जिस लेवल पे उसको प्रसारित प्रचारित किया गया उतना नहीं था। सहयोग किसने कर दिया, यही एआई तकनीक ने, डीपफेक माध्यम से। तो इसका बड़ा भयावह परिणाम निकला मणिपुर में। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे वहाँ की लोकल सरकार और केंद्र सरकार काफ़ी जूझती दिख रही थी। तो मणिपुर में हिंसा झूठी खबरों और अफवाहों के व्यापक प्रकाश से ही भड़की थी। फिर अगला इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि महत्वपूर्ण संस्थानों पर साइबर हमले, जो अगली महत्वपूर्ण चुनौती है।
और महत्वपूर्ण संस्थानों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण आप देखेंगे कि 2022 में जो दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स है, उसके जो है सर्वर को हैक कर लिया गया। तो सोचिए कि हमारे देश की सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित जो है स्वास्थ्य संस्थान है, और उसके डाटा को हैक करके ओपन मार्केट में बेचा भी गया हैकर्स के द्वारा। और ऐसे में उस समय एम्स में जो मरीज बाहर से आते थे, चूंकि ये ऐसा संस्थान है कि यहाँ पूरे भारत से लोग आते हैं, भारत से ही नहीं विदेशों से भी जो है दवा कराने आते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें बाधित हुई थी, मरीजों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। और फिर अब हमारे जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्षमताओं में प्रश्न लगा कि बताइए कि किस तरीके से आपने जो है सॉफ्टवेयर बनाया था कि वो इतने आसानी से हैकर्स के द्वारा हैक कर लिया गया। तो ये आप बताइए अगली चुनौती के रूप में। फिर जो बहुत आम और बहुत ज़्यादा प्रचलित चुनौती है, डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी। तो यूपीआई लेन देन और मोबाइल बैंकिंग में वृद्धि के कारण इस प्रकार की धोखाधड़ी जो है वो बढ़ी है। क्योंकि अभी एक सर्वेक्षण में निकला था कि भाई हम लोग जो है अपना जो वित्तीय लेन देन कर रहे हैं, जो खरीदारी कर रहे हैं, उसमें 85% भूमिका किसकी है, मतलब एआई की। 85% भूमिका ये हो गई है। तो भाई ठीक है, हम लोग कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इसका दूसरी समस्या क्या है कि इससे जो थोड़ा सा भी और थोड़ा सा मतलब अशिक्षित लोग तो क्या कहें, जो शिक्षित लोग हैं उस भी वो भी इस ट्रैप में आ जा रहे हैं, और ओटीपी के माध्यम से आए दिन फ्रॉड होता जा रहा है। हमारे कई ऐसे फ्रेंड हैं जो इसके शिकार हो गए हैं। सोचिए कि जो यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हो वो अगर शिकार हो जा रहा है तो ये बड़ी बात है। और ये जालसाज इसी तरीके से फैलाते ही हैं। और डिजिटल अरेस्ट की चीज़ें तो देख ही रहे हैं कि मतलब कौन कौन इसके झांसे में नहीं आ जा रहा है, और कितना बड़ा रकम। मतलब सोचिए कि डिजिटल अरेस्ट क्या है कि 2 4 6 10 दिन, 1 महीना तक सब डिजिटल अरेस्ट किए रहते हैं, और आदमी डर के मारे जो है जो वो कहता है, जो अरेस्ट किए रहते हैं जो फर्जी लोग होते हैं, वैसा ही व्यक्ति करने लगता है। और अपना जब बहुत कुछ गवा देता है फिर उसको लगता है कि अरे यार हमारे साथ जो है धोखाधड़ी हुई है। मतलब फर्जी वो आईबी अधिकारी बन जाएंगे, फर्जी वो सारी चीज़ें। तो ये सब अगर तकनीकी का कुछ लाभ है तो ये सारी समस्याएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं। तो आप इसको भी देखिए कि डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को डरा धमकाकर धन वसूलों की घटनाएं जो हैं अक्सर न्यूज में देखने को मिल रही हैं। तो ये सब जो है जो तकनीकी है उसके ये नुकसान है। और आपको चुनौतियों पे ही था प्रश्न, पार्ट 1 आपका क्या था कि इन से संबंधित चुनौतियां क्या है, और फिर समाधान भी पूछा गया था आपसे कि भाई गवर्नमेंट स्तर पर इसके लिए क्या समाधान है, मतलब क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब बताइए कि उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। और सबसे पहला कदम है संस्थागत और विधायी उपाय। मतलब जो संस्थागत और विधायी उपाय सरकार क्या कर रही है, तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर साइबर अपराध से निपटता है। तो सबसे पहले जो हमारा भारतीय साइबर अपराध जो समन्वय केंद्र है, वो कानून प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके इस प्रकार की घटनाओं को जो है वो डील करता है। तो पहला पॉइंट आपने बताया। दूसरा आप बताइए कि आईटी नियम जो 2021 है हमारा, तो उसमें क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 36 घंटे के भीतर डीप फेक कंटेंट हटाने का निर्देश देता है। कि मतलब जो आईटी नियम हमारा 2021 है, तो वो ये कहता है कि कोई भी डीप फेक तकनीक से निर्मित कंटेंट यदि है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसे 36 घंटे के अंदर अंदर आपको रिमूव करना होगा, नहीं तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। दूसरा आप ये बताएं। तीसरा आप बताएं कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है समाधान की दिशा में। तो नागरिकों को सुगमता पूर्वक साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। अभी तक 30 लाख से अधिक शिकायतें जो हैं क्या हुई हैं, दर्ज कराई गई हैं। ये जो हमारा राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल है, रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसके साथ भी इस तरीके की वित्तीय धोखाधड़ी हुई है या फ्रॉड हुआ है,
या किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड है, तो वो आप यहाँ आएँ और ईज़िली अपनी आपत्तियों को दर्ज कराएँ। और आप देख रहे होंगे कि 31 लाख से ज़्यादा जो है इस पे आपत्तियाँ दर्ज भी कराई गई, मतलब शिकायतें दर्ज भी कराई गई हैं। फिर अगली जो भूमिका होती है राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर, जो 1930 है, ने घोटालों में ठगी की गई 11,000 करोड़ से अधिक की वसूली की है। मतलब जो राष्ट्रीय साइबर अपराध जो हेल्पलाइन नंबर है, तो जब इसके माध्यम से जब आप अपनी चीज़ें बताएंगे, तो इसने जो प्रयास किया कि जो भी इस तरीके के वित्तीय घोटाले हुए हैं उनको पर्दाफाश करके वहाँ से रिकवरी भी की है। कितने की? तो 11,000 करोड़ रुपए। हालांकि जिस लेवल पे फ्रॉड हुआ उस हिसाब से रिकवरी नहीं हो पाई है। कारण वही है कि अभी भी हमारे पास उतने एक्सपर्ट्स नहीं है साइबर। और दूसरी चीज़ ये कि जनता हमारी बहुत सीधी सादी है, वो इन सब चीज़ों से अभी उतना अवेयर नहीं है, उतना अलर्ट नहीं है। जैसे जैसे और वैसे भी कभी भी कोई भी प्रौद्योगिकी यदि आती है ना, तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं उसका वो सकारात्मक उपयोग करते हैं, लेकिन जो नकारात्मक धारणा वाले होते हैं वो उसमें मतलब एक अवसर तलाशते हैं कि कहाँ से हम लूप होल करके अनैतिक रूप से लाभ उठाएं। दोनों धारा के लोग सक्रिय होते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग अवेयर होते हैं, तो वो जागरूक होते हैं, तो जो अनैतिक धारा के लोग होते हैं उनका प्रभाव घटने लगता है। तो फिर वो फिर नए तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति तो बदलती नहीं है। अगर कोई नेगेटिव प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसकी मानसिकता बदलना बहुत कठिन होता है और एक समय के बाद। और इसमें जो हैकर्स है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो प्रवृत्ति है और शायद उसे बदल पाना मुश्किल है। उनके लिए दूसरा ही इलाज है। चलिए अगला जो है, प्रौद्योगिकी और परिचालन से संबंधित हम क्या उपाय कर रहे हैं, बी नंबर। इसमें जो हमारा सबसे पहला उपाय है कि साइबर सुरक्षा केंद्र मैलवेयर और वाटनेट को हटाने के लिए निशुल्क उपकरण प्रदान करता है। जो हमारा साइबर सुरक्षा केंद्र है, तो जो मैलवेयर वाटनेट बग होते हैं जो आपके कंप्यूटर में गलत पीडीएफ को ओपन करने से, लिंक को ओपन करने से आ जाते हैं, तो ये जो साइबर स्वच्छता केंद्र है, ये काम क्या करता है कि निशुल्क ऐसे उपकरण प्रदान करता है ताकि आप अपने डिवाइस से इन जो है खतरनाक मैलवेयर और वाटनेट को रिमूव कर सके। अगला इसी में जो हमारा प्रयास है कि सरकार जो है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ मिल करके फिशिंग हमलों और दुर्भावनापूर्ण डोमेन को ब्लॉक करती है। मतलब फिशिंग हमला वही है कि भाई फर्जी चीज़ें बना करके आपको झांसे में ले करके और आपके साथ धोखाधड़ी कर लेना। मतलब फिशिंग का अर्थ वही होता है ना कि जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटे में पहले कुछ कुछ चारा डाला जाता है, तो ऐसे ही यहाँ भी फर्जी तरीके से वो दिखाएंगे अपनी ब्रांड वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस को। जब आप झांसे में आ जाएंगे तो आपके साथ बेसिकली वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है। तो उन सब के लिए क्या प्रयास है कि जो हमारा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, तो ये प्रयास करती है सरकार मिल करके। और फिर तीसरा जो हमारा प्रयास हो रहा है चुनौतियों से निपटने की दिशा में, तो क्षमता निर्माण और जागरूकता को लेकर। ये सारी चीज़ जो ऊपर हुई हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर क्षमता निर्माण और लोगों में अवेयरनेस ही नहीं आ पाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा जो ऊपर के प्रयास हैं वो दीर्घजीवी नहीं हो सकते। तो ऐसे में सरकार इस दिशा में भी प्रयास करे, और इसके तहत पहला प्रयास है कि साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। मतलब इससे संबंधित जो भी एजेंसियां हैं उन्हें नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने की ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है कि जो साइबर हैकर्स होते हैं वो भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो ऐसे में आप उनसे तभी निपट सकते हैं जब आप उनसे ज़्यादा ब्रेन लेके बैठेंगे, और वो ब्रेन कैसे आएगा? जो प्रशिक्षण के माध्यम से ही आएगा। तो पहला प्रयास। दूसरा है कि स्कूल कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं के बारे में जागरूकता जो है वो बढ़ाई जाए। तो ये जागरूकता को लेकर के है कि भाई अगर हम स्कूल कॉलेज और सरकारी संस्थान में इसे अनिवार्य कर दिया जाए कि इसको लेकर के कुछ क्लासेस, कुछ सेमिनार
कुछ संगोष्ठियां आयोजित की जाए और वहाँ जो साइबर एक्सपर्ट है इसके बारे में बताएं, और जो कि बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि लोग को लेकर के अवेयर होंगे और ऐसी घटनाओं से बच पाएंगे। तो अब आपके प्रश्न का दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। आपने चुनौतियों को बताया और चुनौतियों से निपटने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है विभिन्न स्तर पर, आपने उनका उल्लेख कर दिया। अब आपकी को लिखना है एक छोटा सा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में दीजिए किस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए साइबर अपराध गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, बिल्कुल आपको दिख ही रहा है। अतः आवश्यकता है कि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नीतियों को अपडेट करे, एआई आधारित निगरानी प्रणाली को और उन्नत करे एवं डिजिटल साक्षरता को प्रभावी बनाए, ताकि इन चुनौतियों से जो है वो निपटा जा सके। तो ये एक बैलेंस निष्कर्ष दे करके चीज़ों को आप समाप्त करिए। तो मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, इसके बारे में भी आपने कुछ सीखा होगा। संस्थान 2 बैच चला रहा है और अभी रिसेंटली हमारा जो है 9 तारीख से ही बैच स्टार्ट हुआ है। एक जो पेपर 1 से शुरू और दूसरा हमारा जो बैच है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज ही से स्टार्ट हुआ है। ये है हमारा पेपर 6 को लेकर। यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें बैच और अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। देखिए सबसे लास्ट में हमारे कुछ लिंक्स हैं ऊपर, @समृद्धि ऑफिशियल। तो इसी इसलिए ज्वाइन करिए कि हमसे जुड़े रहने का न केवल 24 घंटे का माध्यम है, बल्कि संस्थान कोई भी सूचना सबसे पहले यहीं देता है। और जो भी हमारे कोर्स चल रहे हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और अंत में जो आप लोग इसका पीडीएफ मांगते रहते हैं, सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा। देखिए जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ एक समय के बाद हमारे संस्थान के द्वारा समृद्धि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। तो लिंक है @समृद्धि आईएएस ऑफिशियल, इसे अभी आप लोग ज्वाइन कर लें। और 2 और हमारे चैनल हैं, एक तो यूट्यूब है हमारा समृद्धि आईएएस का, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये सेकंड चैनल है हमारा। ये दोनों आपकी तैयारी के लिए बहुत ही समर्पित चैनल हैं, और दोनों में आप देखेंगे तो बहुत सारे परीक्षा से संबंधित कंटेंट पड़े हुए हैं और निकट भविष्य में ये पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे में अगर अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको ये लग रहा है कि सर किसी और टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर में करा दें, तो आप वो टॉपिक का नाम भी लिख करके भेजेंगे तो उस पर भी हम कराएंगे। तो ये चीज़ है। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।